गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। समाजशास्त्र की यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं ग्रामीण समाज में शक्ति संरचना। गांव में या ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति और सत्ता का किस प्रकार विभाजन है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। किन विभिन्न तत्वों पर या किन आधारों पर ग्रामीण शक्ति संरचना आधारित है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि शक्ति क्या है। सामान्य शब्दों में शक्ति का अर्थ किसी व्यक्ति या समूह को उस दबाव के रूप में समझा जाता है जो अन्य व्यक्ति और समूह पर होता है। मैक्स वेबर कहते हैं, सामान्यतः एक व्यक्ति अथवा अनेक व्यक्तियों की द्वारा इच्छा को दूसरों पर नियंत्रित करने व दूसरे व्यक्ति का विरोध करने पर भी उसे पूर्ण कर लेने की स्थिति को शक्ति कहा जाता है। पार्सन शक्ति को समाज व्यवस्था की एक सामान्यीकृत क्षमता मानते हैं जिसका उद्देश्य सामूहिक लक्ष्यों के हितों की पूर्ति करना होता है। शक्ति किसी भी व्यक्ति या समूह में निहित एक ऐसी क्षमता है जिसके द्वारा शक्ति को धारण करने वाला व्यक्ति समूह दूसरों की इच्छा न होते हुए भी उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करने को बाध्य करता है तथा सभी निर्णयों अपने ही पक्ष में करा लेने में सफल हो जाता है। शक्ति के दो रूप होते हैं, प्रथम सत्ता और दूसरी उसके प्रभाव के रूप में। सत्ता औपचारिक शक्ति होती है जो एक व्यक्ति को पद धारण करने के कारण प्राप्त होती है, जबकि प्रभाव से अनौपचारिक शक्ति का आभास होता है। उदाहरण के लिए जिलाधीश को जो अधिकार और शक्ति प्राप्त है वह उसके पद धारण करने के कारण है, अतः हम जिलाधीश की शक्ति को सत्ता कहेंगे। जबकि गांव में दयालु मिलनसार धार्मिक व्यक्ति वयोवृद्ध व्यक्ति के पास जो शक्ति है वह अनौपचारिक है, वह उसका प्रभाव कहलाएगा। शक्ति का संस्कृति से भी घनिष्ठ संबंध है। भारतीय संस्कृति में पारिवारिक निर्णय लेने में वयोवृद्ध व्यक्ति और स्त्री की शक्ति भिन्न भिन्न है और शक्ति समाज में अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक संरचना की इकाइयों जैसे संस्था, संगठन आदि द्वारा प्रयुक्त होती है और शक्ति इसी रूप में धारण की जाती है। शक्ति संरचना ग्रामीण समाज में महत्वपूर्ण होती है और इसकी शक्ति संरचना के स्वरूप क्या क्या हो सकते हैं जिनके बारे में हम चर्चा करें। पहली बात, अभिजात वर्ग की शक्ति। समाज के कुछ लोगों का ऐसा समूह पाया जाता है जो अपनी संपत्ति, कार्य करने की क्षमता एवं प्रभाव के कारण उच्च पदों के कारण शक्ति धारण करते हैं, जिन्हें हम अभिजात कहते हैं। उनकी शक्ति अभिजात वर्ग की शक्ति कहलाते हैं। कानून की शक्ति। कानून शक्ति का वैधानिक स्वरूप है जिसे समाज के लोगों की अभिमति प्राप्त होती है। यह संगठित और औपचारिक संरचना का प्रतिनिधि है। कानून द्वारा लोगों के व्यवहार का नियंत्रण होता है, लोगों के अधिकार एवं दायित्व परिभाषित होते हैं तथा नियमों की अवहेलना करने वालों को दंड मिलता है। जिन समाजों में दैत्विक समूह संबंधों की प्रधानता होती है वहाँ कानून को स्पष्ट शक्ति के रूप में देखा जाता है। संगठित समूह की शक्ति। समाज में कुछ संगठन ऐसे होते हैं जिन्हें जनता का समर्थन, स्वीकृति प्राप्त होती है। उदाहरण, उद्योगपतियों, डॉक्टरों, वकीलों, अध्यापकों, किसानों में महत्वपूर्ण शक्ति और प्रभाव देखा जा सकता है। असंगठित लोगों की शक्ति। कभी कभी असंगठित लोगों द्वारा भी विभिन्न अवसरों पर शक्ति प्रदर्शन किया जाता है। असंगठित लोगों की शक्ति का प्रयोग साधारणतया दो स्वरूपों में होता है। पहला तो किसी विशेष स्थिति में असहयोग को प्रदर्शित करके और दूसरा जनतांत्रिक व्यवस्था में मताधिकार के द्वारा किसी का समर्थन और विरोध करके। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रत्येक समाज और समुदाय के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रभावशाली और शक्तिशाली होते हैं। वे सामूहिक निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शक्ति धारण करने वाले ऐसे लोग समूह परस्पर संबंधित होते हैं और समाज में शक्ति की संरचना का निर्माण करते हैं। भारतीय गांवों में परंपरागत शक्ति संरचना के प्रमुख आधार। डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने अपने अध्ययन परंपरागत भारतीय गांवों में शक्ति संरचना के मुख्य 3 आधार बताए हैं।
जमींदारी प्रथा, ग्राम पंचायत और जाति पंचायत। जमींदारी प्रथा तथा गांवों की शक्ति संरचना के मध्य संपत्ति और भूमि संबंधी अधिकारों में घनिष्ठ रूप से ये संबंधित होती है। जमींदारी प्रथा गांव में पहले शक्ति संरचना का निर्धारण करती थी। भूमि के स्वामित्व के आधार पर उत्तरी भारत में दो प्रकार के गांव थे, तालुकेदारी व जमींदारी प्रथा वाले गांव। जिन गांवों में जमींदारी व तालुकेदारी प्रथा थी वहां सारी भूमि जमींदार के अधीन होती थी और वह शक्ति संरचना में महत्वपूर्ण स्थिति में होता था। कई संयुक्त जमींदारी वाले गांव थे जिनमें शक्ति संरचना में दो या अधिक परिवारों का स्वामित्व होता था। ग्राम पंचायत और शक्ति संरचना। ग्राम पंचायतों का संगठन भी जमींदारी प्रथा के अनुसार विभिन्न गांवों में अलग अलग प्रकार का था। सैद्धांतिक रूप से तो गांव पंचायतें शक्ति संरचना में सर्वोच्च स्थान रखती थी, किंतु वास्तविक व्यवहार में जमींदार और अघोषित मुखिया की शक्ति ही सर्वोत्तम उस गांव में होती थी। जाति पंचायत और शक्ति संरचना। संपूर्ण भारतीय गांवों में जाति पंचायतें शक्ति का महत्वपूर्ण स्रोत रही हैं। जाति पंचायत से ही जाति व्यवस्था को सुरक्षा प्रदान की गई। जाति पंचायतों में मुखिया, पंचायत की कार्यकारिणी के सदस्य आदि महत्वपूर्ण होते थे। परंपरागत ग्रामीण शक्ति संरचना का निर्माण कुछ सीमित लोगों से ही होता रहा है। यद्यपि ग्राम पंचायतों के माध्यम से शक्ति के विकेंद्रीकरण का प्रयास अवश्य किया गया, परंतु स्वतंत्रता से पहले तक ग्राम पंचायतें व्यवहारिक रूप से जमींदारों की हित साधना का ही माध्यम थी। स्वतंत्र निर्णय लेने की इनमें क्षमता नहीं थी। परंपरागत ग्रामीण शक्ति संरचना की मुख्य विशेषताएं। पहली बात निरंकुश था। दूसरा उसका आनुवंशिक स्वरूप था, पीढ़ी दर पीढ़ी वो हस्तांतरित होती थी। ग्रामीण शक्ति संरचना का आधार। ग्रामीण शक्ति संरचना बहुत समय तक ग्रामीण सामाजिक संरचना का भी आधार रही है। जिस व्यक्ति और समूह में गांव की शक्ति निहित थी उसी के निर्देशों के आधार पर व्यावसायिक और धार्मिक व्यवहारों का निर्धारण किया जाता था। स्थानीय स्वरूप, भूस्वामित्व तथा परिवार की प्रतिष्ठा का प्रभाव, जाति संतरण का प्रभाव, आर्थिक स्रोतों पर निर्भरता और सत्ता को प्रभाव की अपेक्षा अधिक महत्व देना। परंपरागत ग्रामीण शक्ति संरचना में सत्ता का तत्व प्रभाव की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण था। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति की शक्ति उसके प्रदत्त अधिकारों से संबंधित थी। यद्यपि नैतिक, चारित्रिक व सामाजिक आधार पर शक्ति रखने वाले व्यक्ति का ग्रामीणों पर कोई आंतरिक प्रभाव नहीं होता था। इस कारण से ही भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जैसे ही शक्ति संपन्न लोगों की वैधानिक और प्रथागत सत्ता समाप्त हो गई, सामान्य ग्रामीणों पर उनका प्रभाव तेजी से समाप्त होने लग गया। ग्रामीण शक्ति संबंधों में जो वर्तमान में परिवर्तित प्रतिमान है उनके बारे में हम चर्चा करें तो भारतीय ग्रामीण शक्ति संरचना में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आए परिवर्तनों और उस पर नई पंचायती राज संस्थाओं के प्रभावों को हम निम्न प्रकार समझ सकते हैं। पहली बात, बालिग मताधिकार। भारत में वयस्क मताधिकार जो लागू किया तो इसका परिणाम हुआ कि आर्थिक स्थिति और जाति के आधार पर अब पंचायतों में कुछ लोगों की शक्तियाँ कम होने लगी। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ। जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के परिणाम स्वरूप भारत में ग्रामीण लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। अनेक भूमि सुधार कानून लाए गए, लोगों की शक्ति बढ़ी और लोगों को स्वतंत्र निर्णय लेने का अवसर प्राप्त हुआ। निर्वाचित पदाधिकारियों का महत्व बढ़ा। जमींदारी उन्मूलन के बाद और जो वंशानुगत ग्राम पंचायत थी उसके विघटन के बाद अब जब नवीन चुनाव होने लगे तो जो निर्वाचित प्रतिनिधित्व जैसे सरपंच और वार्ड पंच इत्यादि की शक्ति ग्रामीण में या ग्रामीण समुदाय में महत्वपूर्ण रखने लगी। जन्म की श्रेष्ठता के आधार पर महत्व न होकर अब संख्या शक्ति का महत्व अधिक होने लग गया और परंपरागत नेतृत्व गांव में कमजोर हो गया। प्रत्यक्ष रूप से उच्च जातियों का प्रभाव भी आज बहुत कम होने लग गया। शक्ति संरचना में अब वर्तमान समय में राजनीतिक दलों का प्रभाव बढ़ गया है और ग्रामीण समुदाय में जनतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समताकारी शक्ति संरचना का विकास होने लग गया है। प्रच्छन्न नेतृत्व का भी विकास होने लग गया है। वर्तमान भारतीय गांवों में
योगेंद्र सिंह जी के अनुसार नई शक्ति संरचना की निम्न विशेषताएं हम बता सकते हैं। गाँव में आज भी शक्ति का केंद्रीकरण उच्च जातियों में है। आज निम्न जातियां व निम्न वर्ग संगठित उच्च जातियों के शक्ति प्राप्ति के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। नवीन शक्ति व्यवस्था को जिन धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर विकसित किया गया था वो अब नहीं है। धन्यवाद।